नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में से भी फल निकलेगा। दोस्तों, इन 4 लाइनों का सार ये है कि आपका प्रयास जितना बेहतर होगा, आपका आने वाला कल उतना ही सुनहरा होने वाला है। जितनी मेहनत आज आप अपने ऊपर करेंगे, कल उतना ही बड़ा फल आपको वो देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और आपको फल नहीं मिले। इसी लाइनों में ये कहा गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो बंजर जमीन से भी जल निकल सकता है और मरुस्थल में भी फल निकल सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और फल ना मिले। फल जरूर मिलेगा। हो सकता है आपका प्रयास पूरा ना रहा हो, तो जितने की आपने उम्मीद की हो उतना ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, मिलेगा जरूर, कम या ज्यादा। तो दोस्तों, अपने प्रयास को लगातार इसी क्रम में बढ़ाते रहिए और अपने फल को बड़ा करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, हाल ही में COP30 जलवायु सम्मेलन किस देश के शहर में आयोजित किया गया है? अभी क्या हुआ है दोस्तों, जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन। पहले हम करंट की न्यूज पढ़ते हैं, फिर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो जो दोस्तों अभी आयोजित हुआ है जलवायु शिखर सम्मेलन, यानी इसका क्रम कौन सा है, 30वां है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 30, यानी COP30 का आयोजन हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन है कि जलवायु सम्मेलन किस देश के किस शहर में? तो इसका जो आयोजन इस बार हुआ है, इसका आयोजन हुआ है बेलम। और बेलम किसका शहर है? तो ये ब्राजील का शहर है। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश है, उसके एक शहर बेलम में इसका आयोजन किया गया है। इस बार इस पर जो चर्चा का केंद्र रहा वो क्या रहा, तो केंद्र में रही चरम मौसम घटनाएं। जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो चर्चा का केंद्र है, यानी इसको केंद्र में रख के ही यहाँ पर आपस में बातचीत हुई और इसकी कार्य योजना पर करने के लिए आगे दिशा निर्देश जारी किए गए। तो इसमें क्या क्या है, जैसे सूखा पड़ रहा है आजकल, ठीक है, बाढ़ आ रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने के कारण क्या होगा, तो लगभग देश की दुनिया की 1/3 आबादी इससे प्रभावित होने वाली है। इसी के चलते इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलकर किस पर कर दी है, तो किलिमंजारो में कर दी है। तो क्या कारण है, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। तो इन्हीं सबको केंद्र में रखकर इस बार बातचीत की गई है। यहीं पर बताया गया है कि जो हमारा वैश्विक तापन है, यानी जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाली, बढ़ाने वाली गैसें हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसके जो उत्सर्जन में 1995 की तुलना में 1995 की तुलना में 1/3 की वृद्धि हुई है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था ये ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयोगी हैं, अब कह रहे हो कि इनका बढ़ा हुआ रूप ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों यही कारण है, हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस उपस्थित है, लेकिन अगर इनका जो रूप है या जो इनकी संख्या है हमारे यहाँ पर, जो इनका प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में, अगर वो बढ़ जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेता है। ये उपयोगी किस लिए है, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर सूर्य का तापमान दिन में पड़ता है, तो सूर्य का तापमान फिर रात में क्या होता है, अंतरिक्ष में लौट जाता है, वह उष्मा अंतरिक्ष में लौट जाती है, लेकिन वो एक साथ नहीं लौटती, वो धीरे धीरे करके लौटती है। उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी पर अवशोषित कर लिया जाता है, बादलों द्वारा या CO2 द्वारा या पृथ्वी के द्वारा कुछ अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मानव रहने के लिए जितना तापमान चाहिए वो
बना रहता है रात में भी, यानी रात इतनी ठंडी नहीं होती कि मानव वहां पर जीवित ना रह सके। अगर मानव ज्यादा ठंडा होगा तो मानव जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस जो कैसे हैं वो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाए तो ज्यादा उष्मा का अवशोषण ये करने लगती हैं। ज्यादा उष्मा का अवशोषण करने लगती हैं तो ये हमारी जलवायु को प्रभावित करने लगती हैं और इससे हमारी जलवायु का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस 1995 की तुलना में 1/3 की वृद्धि इनमें दर्ज की गई है। तो ये तो हुआ हमारा करंट का क्वेश्चन। अब जान लेते हैं इस जलवायु शिखर सम्मेलन के इतिहास के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो पहला जलवायु के लिए पहला सम्मेलन अगर कभी हुआ था तो वो 1972 में हुआ, जिसे हम पहला पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और ये पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ तो 1972 में हुआ, और 1972 में स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है यहाँ पर हुआ। कब हुआ था तो 5 जून को हुआ। 5 जून 1972 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, इसीलिए हम इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किसे? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और ये 5 जून को आयोजित हुआ था, तो इस 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहला ये पर्यावरण के लिए किया गया सम्मेलन था, जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पहला प्रयास था। इसके बाद दूसरा जो प्रयास किया गया वो केनिया की राजधानी नैरोबी में दूसरा सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन ये क्या हुआ? ये विफल रहा, यानी इसका कोई आउटकम नहीं निकला। उसके बाद जो तीसरा प्रयास हुआ वो हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो। और ये कहां पर है? ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। इसका ब्राजील का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरियो है। और यहीं पर ही 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन किया, और उस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब इस पृथ्वी सम्मेलन में हमने क्या किया? एक संस्था का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो संस्था बनी उसे हम UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की गई और कहा गया कि इसके बाद हम हर साल पर्यावरण के लिए एक सम्मेलन करेंगे, पर्यावरण के लिए एक बैठक करेंगे। ठीक है, अब ये जो बैठक है ये कब शुरू होती है? तो ये शुरू होती है 1995 से। तो इसकी पहली बैठक 1995 में आयोजित की गई, और जो इसकी बैठक होती है उसको हम कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं। तो 1995 में कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया, और ये कहां पर था? तो ये बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। तो यहां से कोप की शुरुआत होती है, जिसकी 30वीं बैठक मैंने अभी आपको बेलम ब्राजील में पढ़ाई है। अब इसकी मुख्य बैठकें देख लेते हैं कब कब हुई। उसके बाद जो इसकी महत्वपूर्ण एक बैठक थी वो था क्योटो सम्मेलन, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। और इसका आयोजन कब हुआ? तो ये क्योटो गया है, जापान का एक शहर है। क्योटो है जापान का एक शहर, और इसे कोप 3 के नाम से हम जानते हैं। और इसका आयोजन 1997 में हुआ। क्योटो कहां पर है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे जापान में है। तो ये हर साल नए नए देशों में, उनके शहरों में आयोजित की जाती है। अब आप पूछोगे क्या कभी भारत में इसका आयोजन हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल। 2008 में भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और ये कौन सा सम्मेलन था? तो ये कोप 8 यानी 8वीं बैठक इसकी भारत में आयोजित की गई। इसकी एक और महत्वपूर्ण बैठक जो 2015 में आयोजित की गई वो पेरिस फ्रांस में, जिसे कौन सी बैठक थी? तो कोप 21 बैठक ये थी।
इसी में भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या किया था, भारत प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या किया था इन्होंने, यहाँ पर ऐलान किया और इसको चालू किया। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, तो गुरुग्राम यानी भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय बनाया गया। अब जो इसकी बैठक हुई है COP30 वो कहां पर हुई है, तो वो बेलम ब्राजील में हुई है, बेलम ब्राजील में। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, पीछे की एक दो बैठकों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, जैसे COP29 और COP28। अब ये COP28 यूएई में यूएई के दुबई में आयोजित हुई, और COP29 ये बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। तो बाकू में कौन सी हुई, COP29 हुई, और COP28 यूएई में आयोजित की गई। तो ये था इसका पूरा इतिहास। चलिए, तो ये बैठक है जो जलवायु सम्मेलन के नाम से जानी जाती है, सभी देश के अध्यक्ष यहाँ पर आकर बैठते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात कर लेते हैं ब्राजील की। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हैं। एक महाद्वीप ये आपको दिख रहा होगा, एक महाद्वीप एक महाद्वीप आपको ये मिला, एक इसके ऊपर वाला, और एक ये हो गया एशिया, और ये होगा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये हो गया अंटार्कटिका। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हो गया एशिया महाद्वीप, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके बाद क्षेत्रफल में दूसरा नाम आता है किसका, अफ्रीका का। तीसरा नाम आता है किसका, तो उत्तरी अमेरिका का। चौथा नाम दक्षिणी अमेरिका का। पांचवा नाम हमारे अंटार्कटिका का आता है। छठा नाम हमारे यूरोप का है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा जनसंख्या में अफ्रीका है। अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरे पे आता है यूरोप, जनसंख्या में तीसरे पे यूरोप आता है, चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, पांचवे पे दक्षिण अमेरिका, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर कोई आदमी नहीं रहता, तो ये 7वें पर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारा क्रम था। अब ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में यहां पर आपको सबसे बड़ा देश ये दिख रहा होगा जो पीला है। ठीक है, इसका नाम है क्या है, ब्राजील। क्या नाम है इसका, तो ब्राजील इसका नाम है। इसकी राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया इसकी राजधानी हुई। ठीक है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी हुई। ब्राजील जो है ये दक्षिणी अमेरिका का यानी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अमेरिकी का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील सबसे बड़ा देश है। यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ जो कॉफी के बागान होते हैं या जो कॉफी के मैदान होते हैं उन्हें हम एक नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है फेजेंडा। किस नाम से, तो इन्हें हम फेजेंडा के नाम से जानते हैं, कॉफी के बागानों को। यहाँ पर एक शहर है, शहर के उसका नाम है साओ पोलो। ये साओ पोलो जो शहर है ये विश्व की कॉफी की राजधानी कहा जाता है। कॉफी की राजधानी कौन सा शहर, तो साओ पोलो। और जो यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है उसे एक बंदरगाह के द्वारा समुद्र में लोड कर विश्व में भेजा जाता है, और जो वो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है सेंटोस
बंदरगाह, और यहां से इतनी कॉफी विदेशों को भेजी जाती है, इसको हम कॉफी बंदरगाह के नाम से ही जानने लगे। कॉफी बंदरगाह के नाम से ही हम इसे जानने लगे। यानी इतनी कॉफी यहां से दूसरे देशों को क्या निर्यात की जाती है। तो ये तो हुई बात किसकी, ब्राजील की। ठीक है, अगर हम बात करें ब्राजील में, तो ब्राजील से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। भूमध्य रेखा क्या है, जो पृथ्वी को बीच से काट दे, जिसे हम 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं, वो कहां से गुजर रही है, तो वो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, कितने देशों से, तो इक्वाडोर, उसके बाद ये कोलंबिया और उसके बाद ब्राजील, 3 देशों से गुजरती है। और ब्राजील से ही मकर रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा, जैसे हम पृथ्वी को अगर अक्षांश में बांटे, पृथ्वी को अगर हम ऐसे अक्षांश में काट दे, तो जो इसे बीच से काटने वाली रेखा होगी उसे हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर इससे ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ और नीचे वाले हिस्से को साउथ बोलते हैं। अगर हम 0 से ऊपर नॉर्थ की ओर बढ़े, और यहाँ पर एक रेखा है जो 23.5 डिग्री इसको उत्तरी ध्रुव को काटती है, इसको हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण में कोई रेखा इसको काटती है, उसे हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है, मकर रेखा। और इसके बीच वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तौर पर जानते हैं। अब ये मकर रेखा कहां से गुजर रही है, ब्राजील से गुजर रही है। ब्राजील के साथ साथ ये दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों से और गुजरती है, जैसे सबसे पहले चिली, चिली के बाद ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील। यानी 4 देशों से मकर रेखा गुजरती है और 3 देशों से क्या गुजरती है, तो भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, तो ये बात हुई भूमध्य रेखा की। अगर अब हम बात करें, यहां पर दक्षिण अमेरिका में कुछ रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। एक रेगिस्तान तो ये पेरू और चिली की सीमा पर है। किसकी सीमा पर, पेरू और चिली की सीमा पर। इस रेगिस्तान का नाम है आटाकामा, आटाकामा। और एक रेगिस्तान या अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, या मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है, इसका नाम है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। तो ये 2 मरुस्थल भी यहां पर पाए जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको ब्राजील के बारे में मिल चुकी है। ठीक है, चलिए आज मैं आपके लिए जो मुख्य सूचकांक यानी भारत की रैंक जो रही, आज मैं सारी रैंक आपके लिए इनके रिवीजन क्वेश्चन में डालकर लेकर आया हूं। ठीक है, अगर बात करूं मैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक इसमें 10वीं थी। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, जो क्यूएस की वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स में हमारा स्थान कितना है, तो हमारा स्थान 25वां है। अगर मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 85वां है। ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, यानी किसके पास कितनी मारक क्षमता है, सैनिक मारक क्षमता, तो उसमें भारत का स्थान कितना है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4th है। कौन सा स्थान है, तो भारत का 4th स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डेविड सेजेल को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला है, तो हाल ही में किसे मिला है, तो अभी हाल ही में लंदन में आयोजित एक समारोह में बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। किसकी, बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। ठीक है, ये घोषणा कहां पर हुई, तो लंदन में हुई। और लंदन में जो एक हंगरी और ब्रिटिश लेखक हैं, यानी हंगरी में ये पैदा हुए और ब्रिटेन में इनका पालन पोषण हुआ, तो हंगरी ब्रिटिश लेखक है जिनका नाम है डेविड सेजेल। क्या नाम है, तो डेविड सेजेल इनका नाम है। और इनका उपन्यास जिसे बुकर पुरस्कार मिला है उसका नाम है फ्लैश इसका नाम है। और ये जो फ्लैश है
ये एक आदमी की कहानी है जो क्या है, भावनात्मक रूप से टूट चुका व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यानी बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये उपन्यास की, जिसके कारण इन्हें क्या मिला है, ये बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार में इनामी राशि कितनी होती है, तो इनामी राशि इसमें 50,000, इसमें 50,000 पाउंड, पाउंड जो ब्रिटेन की क्या है, करेंसी है, वो मिलते हैं। साथ ही एक ट्रॉफी भी दी जाती है। ठीक है, ये ट्रॉफी भी इसमें दी जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये जो बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है और ये अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को, या अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन हुआ हो, उसको भी ये दिया जाता है। क्या किसी भारतीय को पहले ये मिला है? जी हाँ, मिला है। अरुंधति राय, अरुंधति राय जो भारत विरोधी अपने कार्यक्रम के लिए काफी चर्चा में रहती हैं, उनका एक उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनको सबसे पहले ये उपन्यास, ये पुरस्कार मिला, किस उपन्यास के लिए मिला, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और कब मिला, तो 1997 में मिला। ठीक है, अब उन 2006 में और 2008 में भी ये पुरस्कार मिला। एक थे हमारे अरुणा जी, जो हमारी 2006 में इस पुरस्कार को जीत पाई। ठीक है, नहीं सॉरी, अरुणा, किरण देसाई जी 2006 में जीती। और 2008 में जो इसको पुरस्कार को जीतने वाले थे वो थे अरविंद जी, भारत के अरविंद जी 2008 में इसको जीत पाए। अब ये जो किरण देसाई है, इस बार भी ये क्या थी, फाइनल में पहुंची और ये दूसरे नंबर पर रही। किरण देसाई जी क्या हो रही, दूसरे नंबर पर रही। ठीक है, किरण देसाई दूसरे नंबर पर रही और इनका जो उपन्यास था उसका नाम था सोनिया ऑफ सनी का अकेलापन। ठीक है, क्या था, तो जो हमारी किरण देसाई हैं, किरण देसाई, इनका उपन्यास सोनिया और सनी का अकेलापन, ये उपन्यास रहा। और ये किस नंबर पर रहा, तो ये दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा। ठीक, तो बुकर पुरस्कार पहली जीतने वाली महिला अरुंधति राय, दूसरी किरण देसाई। अगर ये जीत जाती तो इनके 56 वर्ष के इतिहास में, बुकर के 56 वर्ष के इतिहास में ये दूसरा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार लेने वाली कौन सी महिला होती, तो पांचवी महिला ये बन जाती जिनको 2 बार बुकर पुरस्कार मिला है, लेकिन ये लेने से चूक गई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, जो हंगरी के लेखक हैं डेविड एजले, इनको ये पुरस्कार किसने दिया, यानी प्रदान किसने किया, प्रदानकर्ता कौन था, तो इनको प्रदान किया गया समता हार्वे। अब ये समता हार्वे कौन है, तो ये पिछली बार की विजेता है समता हार्वे, उनके द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया। तो समता हार्वे के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया जो पिछली बार की विजेता है। चलिए, तो ये थे हमारे सेजले जी जिनको अभी पुरस्कार मिला है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 14वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी हम कुछ नया कितना बनाते हैं, इसकी रैंक में हम 39वें स्थान पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में हम कौन सा स्थान है, तो भुखमरी में हमारा 105वां स्थान है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हमारा कौन सा स्थान है, तो प्रतिस्पर्धा में भी हम इनोवेशन की तरह 39वें स्थान पर हैं। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और अंगोला ने किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अभी क्या हुआ है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, भारतीय राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू है, और ये कहां की यात्रा पर है,
तो ये अंगोला देश की यात्रा पर है, अंगोला देश की यात्रा पर है। अब जब ये यात्रा पर पहुंची हैं तो यहाँ की यात्रा करने वाली, यहाँ की यात्रा करने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बनी, पहली राष्ट्रपति है। यानी भारत की पहली राष्ट्रपति जिन्होंने अंगोला देश की यात्रा की है वो कौन है? वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। जब ये यहाँ पहुंची तो इनको राजकीय सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई, 21 तोपों की सलामी दी गई। ठीक है, तो 21 तोपों की सलामी के साथ द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पर स्वागत किया गया। अब द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पर मिली तो इन्होंने अंगोला के साथ क्या समझौता किया? तो जो हमारा मत्स्य पालन यानी मछलियों को पालना और समुद्री संसाधन, मत्स्य पालन और समुद्री संसाधन तथा दूतावास क्षेत्र में हमारे देश और इनके देशों के संबंध को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो भारत जाने वाला क्या बना है? ये अंगोला जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। साथ ही अंगोला ने भी भारत को आश्वासन दिया है। अंगोला ने क्या आश्वासन दिया है कि भारत के 2 अंतरराष्ट्रीय जो पहल हैं, कौन कौन सी? एक तो बिग कैट अलायंस, एक भारत ने बिग कैट अलायंस और भारत की एक दूसरी पहल जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल, दूसरी ग्लोबल बायोफ्यूल। 2 पहल भारत की, एक तो बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है भारत का, इसमें शामिल होने की इन्होंने भारत को आश्वासन दिया है। अब ये बिग कैट अलायंस क्या है? तो भारत ने जो बड़ी बिल्ली है, बड़ी बिल्ली, इनके संरक्षण के लिए ये शुरू किया है। और इसमें क्या है? इसमें 7 जो बड़ी बिल्ली हैं उनके संरक्षण के लिए। 7 बड़ी बिल्ली कौन सी है? जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और चीता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 चीता, और वो एक कौन सा बचा? तेंदुआ, जगुआर, हिम तेंदुआ, शेर, बाघ, चीता। तो सब एक इनका और बचा है कोई। ठीक है, तो इन सब के बारे में क्या हुआ है? इनके बारे में संरक्षण के लिए भारत ने अलायंस शुरू किया है। और ये कब किया है? 9 अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें शामिल होने का आश्वासन अंगोला ने भारत को दिया है। ठीक है, तो ये भारत की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो गई और वो जो वहां के राष्ट्रपति हैं अंगोला के। अब देखते हैं ये अंगोला है कहाँ। ये अंगोला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, उसके कहां पर है? पश्चिमी तट पर। कौन सा देश है? अंगोला देश है। ठीक है, ये अंगोला देश है। किसके नीचे? तो मैंने आपको नामीबिया, बोत्सवाना और ये साउथ अफ्रीका पढ़ाया था जहां से हम चीते लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी कहां से आए हैं? तो नामीबिया से आए हैं। सबसे पहले नामीबिया से आए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से आए थे, अब बोत्सवाना से हम चीते लाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक मरुस्थल भी पढ़ाया था जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल। यहाँ से ही ये चीते लाए जा रहे हैं। किस क्षेत्र से? तो कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र से। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। क्या नाम है? तो बुशमैन जनजाति, जो काफी खतरनाक जनजाति है, ये यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो चलिए, अंगोला जिसकी राजधानी क्या है? लुआंडे जिसकी राजधानी है। ठीक है, लुआंडे इसकी राजधानी है। मुद्रा इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो कभी पूछी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो लुआंडे इसकी राजधानी है। बात करें अफ्रीका की, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करें, यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं। ये हमारी मकर रेखा किस देश से गुजर रही है? तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये 5 देश यहाँ से गुजर रही है। अगर बात करें 0 डिग्री की, तो गैबॉन पहला देश, उसके बाद कॉन्गो,
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों देशों से, उसके बाद युगांडा, केनिया, ठीक है। तो इन देशों से हमारी भूमध्य रेखा गुजर रही है। अगर मैं बात करूं किसकी, कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा सबसे पहले मोरक्को के बाद अल्जीरिया, के बाद लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, उसके बाद अल्जीरिया, मारिटानिया, माली, लीबिया और मिस्र, चाड और नाइजर, इतने देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो इतनी देखो कर्क रेखा इतने देशों से होकर गुजरती है। अगर अफ्रीका की मैं बात करूं तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और नील नदी कहां से निकलती है, तो ये एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया, जहां से कौन सी नदी निकलेगी, तो सफेद नील निकलती है। और ये कितने देशों की सीमा पर है, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया, इनकी सीमा पर है। और एक इथोपिया की ताना झील किसकी है, तो ये इथोपिया की है, यहां से नीली नील निकलती है। अब ये दोनों यहां पर मिलती है, तो कहां पर, तो ये एक स्थान है खार्तूम, कौन सा, खार्तूम, और जो क्या है, सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, और यहां से ये कहलाती है, क्या है, यहाँ पे खार्तूम, यहाँ पे मिलती है, और क्या कहलाती है, यहाँ से नील नदी कहलाती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी सबसे दूरी तक चलने वाली नदी है नील नदी। ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपको अफ्रीका के बारे में। चलिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, यानी शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा, तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116 रहा। 116वें स्थान पर भारत शांति सूचकांक पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, यानी जो हमारी प्रेस है उसकी स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक क्या है, तो 162वें स्थान पर हम है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में वर्ल्ड की जो हवा है उसकी क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो उसमें हम तीसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम कौन से स्थान पर, तो 42वें स्थान पर हम रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में भारत और वियतनाम ने किस विषय पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारे और वियतनाम के बीच में वियतनाम भारत रक्षा समिति की बैठक हुई है। तो क्या हुई है, भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद का आयोजन हुआ है। और ये कहां पर हुआ है, तो ये हनोई में हुआ है। हनोई कहां पर है, तो ये वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी में भारत और वियतनाम रक्षा संवाद का अभी आयोजन किया गया है। इसमें जो भारत की ओर से कौन शामिल हुए, तो जो हमारे रक्षा सचिव हैं, और हमारे रक्षा सचिव का नाम क्या है, राकेश कुमार सिंह ने इसमें भारत की ओर से हिस्सा लिया। वहीं वियतनाम के जो उप रक्षा मंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए, और इनका नाम है जनरल हुआंग जुआन। ये वियतनाम की तरफ से शामिल होते हैं। अब दोनों के बीच में बैठक हुई और सहमति जारी की गई, किस बात पर, कि जो हमारी पनडुब्बी खोज और संचालन, पनडुब्बी की खोज करना, संचालन करना और बचाव सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। क्योंकि जो वियतनाम है ये अतिक्रमण का हिस्सा है चाइना के, यानी चाइना इस पर बार बार अतिक्रमण करता रहता है, इसके क्षेत्रों को अपना घोषित करता रहता है।
तो चाइना को हैंडल करने के लिए हम वियतनाम के थ्रू उस पर दबाव बनाते हैं। ये वियतनाम हमारे लिए तेल के क्षेत्र में भी काफी योगदान रखता है, क्योंकि भारत की कंपनियां ही इसके क्षेत्र में जाकर तेल की खोज करती हैं, तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण सहयोगी है। अभी इसने पनडुब्बी खोज और संचालन और बचाव सहयोग से के लिए भारत पर समझौता किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं पनडुब्बी होती क्या है। पनडुब्बी, आप बोलेंगे सर ये पनडुब्बी बार बार आती है, आज तक समझ नहीं पाए, तो आज हम ऐसा समझा देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो पनडुब्बी होती क्या है दोस्तों, समुद्र में लड़ाई के लिए क्या होते हैं, देशों के पास जहाज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वारशिप होती है, जहाज जो किसके ऊपर चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। लेकिन पानी के ऊपर ही नहीं, युद्ध पानी के अंदर भी लड़ा जाता है, और पानी के अंदर युद्ध लड़ने के लिए हमारे पास पानी के अंदर चलने वाले जहाज होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, तो उनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, मछली की तरह। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पनडुब्बी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पनडुब्बी, यानी पानी में डूबे हुए जहाज को हम पनडुब्बी के नाम से जानते हैं। अब इन पनडुब्बी के सहयोग के लिए वियतनाम ने हमारे साथ समझौता किया है। हमारे पास कुछ पनडुब्बियां हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी चाहिए। जैसे हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया है। कितनी, 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया है, किसके साथ मिलकर, तो फ्रांस प्लस भारत के सहयोग से इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। अब कई बार परीक्षा में इनके नाम आपसे पूछ सकता है, और वो नाम क्या है, सबसे पहली हमारी जो पनडुब्बी है उसका नाम है कलवरी, कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला, पांचवी वागसीर, छठी वागीर। तो ये 6 पनडुब्बी जो हमने फ्रांस के सहयोग से मिलकर बनाई है। ये कैसी है, तो डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, यानी बिजली और डीजल से चलने वाली ये पनडुब्बियां हैं। अगर मैं बात करूं क्या और भी तरह की पनडुब्बी होती है, जी हाँ, जो परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी कुछ होती हैं। कैसी, परमाणु ईंधन से चलने वाली। भारत के पास परमाणु पनडुब्बी कौन कौन सी हैं, तो आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप अरिहंत, जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। उसके बाद आईएनएस अरिघात आई, क्या आई, अरिघात। और तीसरी पनडुब्बी जो भारत की है वो अरिदमन है। तो भारत के पास ये 3 परमाणु पनडुब्बियां वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे राकेश सिंह जी हैं, और ये हुआंग जॉन है जो अभी यहाँ पर आए हैं। अगर मैं बात करूं वियतनाम की, तो वियतनाम कहां पर है, तो वियतनाम हमारे दक्षिण पूर्व में स्थित है। आज मैप ब्लर कर रहा है। चलिए, वियतनाम जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सदस्य है। अगर भारत से हम पूर्व और दक्षिण के बीच से जाएं तो ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व में एक संगठन है जिसका नाम है आसियान, आसियान संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 11 देश सदस्य हैं, ठीक है, 11 देश सदस्य हैं, और हाल ही में 11वां इसका सदस्य बना है। 11वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इसके 10 सदस्य और हैं, कौन कौन से हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये तिमोर लिस्ते। तो ये इसके सदस्य हो गए, ठीक है। चलिए, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो 29 भारत की रैंक थी। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो 134 रैंक भारत की इसमें है। लैंगिक असमानता सूचकांक में, यानी जो हमारी स्त्री और पुरुष में जो असमानता है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो 108वां स्थान भारत लैंगिक असमानता में रखता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने लोग खुश हैं, तो 126वीं रैंक हमारी खुशहाली में है। चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। अभी मैंने आपको खुशहाली की रैंक बताई, अब मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी एक सर्वे का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 18,000 से अधिक लोगों से पूछा गया कि आपके यहाँ के शहर में सबसे अधिक खुशहाल लोग हैं या नहीं, या आपके यहाँ आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर रहते हुए आप खुश हैं कि नहीं। तो 18,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया। तो किसने किया, तो टाइम्स नाउ ने ये सर्वे किया। ठीक है, तो टाइम्स आउट ने ये सर्वे किया और जिसमें कितने लोगों पर, तो 18,000 लोगों पर ये सर्वे किया गया और इसमें पूछा गया कि आपका शहर से आप खुश हैं कि नहीं है। तो यहां पर बताया गया कि जो सबसे ज्यादा खुश लोग हैं वो कहां के हैं, तो मुंबई में है। तो इसमें टॉप किसने किया है, मुंबई शहर ने इसमें टॉप किया है। और दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है, तो दूसरे स्थान पर जो रहा है बीजिंग जो चीन का है, और तीसरे स्थान पर रहा है संघाई, ये भी चीन का शहर है। तो टॉप 3 में एक भारत के और 2 चीन के शहर उपस्थित हैं। चौथे स्थान पर चियांग शहर रहा है, जो कहां का है, तो जो थाईलैंड का शहर है। चौथे स्थान पर चियांग थाईलैंड। ठीक है, चियांग थाईलैंड चौथे स्थान पर रहा है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं किसकी, बात आई है मुंबई की। तो मुंबई कहां पर उपस्थित है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं, चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र, जिसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो इधर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर तेलंगाना, और नीचे कर्नाटक और गोवा। तो ये इसके क्या हुए, पड़ोसी राज्य हुए। अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो मुंबई इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आपको मैंने बताया था हमारे जो 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं वो है सीपी राधा कृष्णन। अब ये राधा कृष्णन जो थी उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अब ये उपराष्ट्रपति बन गए तो यहाँ का पद खाली था। अब जब यहाँ का पद खाली था तो जो गुजरात के राज्यपाल थे जिनका नाम था आचार्य देवव्रत, इनको महाराष्ट्र का कार्यभार भी सौंप दिया गया। तो अब इनके राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन हुए, तो आचार्य देवव्रत हुए। अगर बात करूं मैं महाराष्ट्र के नृत्य, तो यहाँ पर नृत्य कौन कौन से हैं, तो लावनी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, और जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लावनी कहाँ का है, तो यहाँ का है। दूसरा लेजिम, गोगल, ये यहाँ के क्या हैं, कुछ प्रमुख नृत्य हैं, गोगल, लावनी और लेजिम। साथ ही पोवाला और डिंडी भी यहाँ के नृत्य हैं। अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, यहाँ पर नेशनल पार्क कौन से हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं ताडोबा, गुंगामल, नवेगांव और संजय गांधी। ताडोबा, गुंगामल, संजय गांधी और चांदोली, ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। अगर बात करूं यहाँ की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और विधान परिषद सीट। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन से, यूपी बिहार 2 पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र कर्नाटक 2 पड़ोसी राज्य, और
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2 पड़ोसी राज्य है। अगर बात करूं यहाँ की लोकसभा सीट तो 48 है और राज्यसभा सीट यहाँ की 19 है। विधान परिषद सीट यहाँ की 78 है और 288 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। तो विधानसभा सीटें कितनी है? तो 288 है। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 126 है। ठीक है। विधि का शासन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? विधि का शासन सूचकांक में भारत की रैंक 79। ठीक है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में हमारी कितनी रैंक है? 141 है और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारी 63 रैंक है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास कहां हो रहा है? तो 2025 मित्र शक्ति अभ्यास अभी क्या हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच क्या हुआ है? 11वें मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये कहां पर हुआ है? तो ये बेलगांव कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से 170 सैनिक, जो किससे हैं? जो लगभग सारे ही राजपूत रेजिमेंट से हैं। तो राजपूत रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, भारत की ओर से। ठीक है, तो रेजिमेंट ने भाग लिया है। अगर बात करूं मैं भारत और श्रीलंका के बीच, ये कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 11वां संस्करण है। किसका? तो ये इसका 11वां संस्करण है। इस अभ्यास का 11वां संस्करण है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच लगातार ये रेजिमेंट इसका आयोजन होता है और इस बार ये इसका 11वां संस्करण है। और श्रीलंका की कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया? गाजबा रेजिमेंट, श्रीलंका की गाजबा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया। हमारी तरफ से राजपूत, उनकी तरफ से गाजबा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? भारत। और ये तो भारत की सेना हो गई। अगर बात करूं मैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका जिसकी राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। जयवर्धनपुरम कोट्टे इसकी राजधानी है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। और अगर बात करूं भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो जल संधि जो दो बड़े पानी के भूभाग को जोड़े उसका नाम जल संधि। और कौन सी है? तो पाक जल संधि है। कौन सी खाड़ी है? तो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। तो ये हुआ श्रीलंका के बारे में पूरी जानकारी। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक, विश्व इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की जाती है। और 6.5 वृद्धि दर यानी GDP ग्रोथ भारत की इसने अनुमान लगाया है। विश्व प्रेषण प्रवाह रिपोर्ट जो किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अब ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये कब 1945 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा इनकी स्थापना की गई। इनका मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन DC में इनका मुख्यालय है। ठीक है। इनको दोनों को जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विश्व प्रेषण प्रवाह में इन्होंने कहा है कि भारत में जो रेमिटेंसेस हैं यानी जो प्रवासी भारतीय हैं वो पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा पाने वाला देश कौन सा है? भारत है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस एंड रिसर्च के अनुसार सबसे ज्यादा हथियार आयातक कौन है? तो भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 38 है। एक काम और कर लेते हैं, कुछ अभ्यास जो भारत
अन्य देशों के साथ करता है उनको भी हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, उनको भी हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं। भारत जो अन्य देशों के लिए अभ्यास करता है वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया मित्र शक्ति, तो ये तो श्रीलंका के साथ हुआ। ऐसे ही शक्ति, वरुण, गरुड़ और फ्रिंजेक्स, ये किसके साथ होते हैं, तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर करता है। वहीं बात करूं शक्ति इसके साथ हुआ तो गरुड़ शक्ति किसके साथ करता है, तो भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, शक्ति किसके साथ, तो फ्रांस के साथ करता है। ठीक है, अगर बात करूं नेपाल के साथ तो सूर्य किरण किसके साथ हो गया, नेपाल के साथ हुआ। अगर बात करूं हैंड इन हैंड, ये किसके साथ है, तो ये चीन के साथ आयोजन करता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं जापान के साथ, तो जापान के साथ एक तो सहयोग काइजन, ये सहयोग काइजन किसके साथ है, तो ये जापान के साथ अभ्यास करता है। बोंगो सागर और संप्रीति, ये दो अभ्यास किसके साथ होते हैं, तो संप्रीति और बोंगो सागर हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक है, यूएसए के साथ कौन से करते हैं, तो टाइगर ट्रम्प, मालाबार युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें वीर गार्जियन, ये किसके साथ करते हैं, तो यूके के साथ इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ युद्ध अभ्यास जैसे, और मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं, थाईलैंड, और इसके बाद मैत्री के बाद हमारा युद्ध अभ्यास है एक्वोवेरिन, ये हम किसके साथ करते हैं, तो ये हम मालदीव के साथ करते हैं। मालदीव के साथ हम ये करते हैं। अगर बात करें सेशल्स के साथ, तो सेशल्स के साथ जो अभ्यास हम करते हैं उसका नाम है लामित्य अभ्यास। खंजर अभ्यास हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं, ईस्टर्न ब्रिज हम अभ्यास करते हैं किसके साथ, ओमान के साथ। ईस्टर्न ब्रिज हम ओमान के साथ इस अभ्यास का हम आयोजन करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ अभ्यास जो मैंने आपको दिखाए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जापान ने हाल ही में 6.7 तीव्रता का भूकंप कब और किस इलाके के पास आया था। तो अभी क्या हुआ है, 9 तारीख को जो पूर्वोत्तर तट है किसका, जापान का, उसमें एक भूकंप आया है। और ये भूकंप कितना, तो 6.7 तीव्रता का भूकंप है। और इसके बाद जापान में सुनामी की क्या की है, चेतावनी जारी की गई है। तो ये है हमारा जापान। भारत से अगर पूर्व में चलेंगे तो ये देश पड़ेगा जापान की बात करें तो जापान 4 द्वीपों पर स्थित है। कौन कौन से 4 द्वीप हैं, तो यह है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो ये 4 द्वीप है। जो होन्शु द्वीप है ये इसका सबसे बड़ा द्वीप और यहीं पर इसकी राजधानी टोक्यो है। यहीं पर इसकी संसद है और संसद का नाम क्या है, इसका संसद का नाम है डाइट है। यहीं राजधानी इसकी टोक्यो होगी। और बात करें मुद्रा की तो येन इसकी मुद्रा होगी, यहाँ पर मुद्रा होगी। ठीक है, ये किस पर स्थित है, तो ये यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट आती है और इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पर पड़ता है। यहाँ पर जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट से लगातार टकराती रहती है, जिसके कारण भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो पैसिफिक महासागर में स्थित है, यानी प्रशांत महासागर में स्थित ये एक क्षेत्र है। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, तो जो हमारे
विष्णु जी को है, उनको ये मिला है, विष्णु नीलोकर, विष्णु नीलोकर को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसको मिला है? तो विष्णु नीलेकर को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस देश को आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया? तो तिमोर लिस्ते को बनाया गया। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी है? तो इनका नाम है नाम क्या था इनका? शांता रंगा स्वामी। ये भारत की पहली अध्यक्ष चुनी गई है जो महिला है। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये टुवालू बना है। टुवालू देश, मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया था, इसका 90वां सदस्य बना है। हाल ही में RBI ने सोना वापस लाने की प्रक्रिया क्यों तेज कर दी है? अभी क्या हुआ है, भारत अपना विदेशों से जितना भी सोना रखा हुआ था उसको वापस बुला रहा है। क्या था, भारत में इतनी भी क्षमता नहीं थी पहले कि वो अपने माल को अपने पास संभाल कर रख सके, यानी अपने सोने को अपने देश में सुरक्षित रख सके। इसलिए भारत अलग अलग देशों में अपने सोने को रखता था, जिसमें से सबसे अधिक सोना भारत का UK के पास था। अब होता क्या है, अगर भारत जैसे अमेरिका के साथ संबंध लगातार अभी बिगड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका चाहे तो UK से कहकर, क्योंकि अमेरिका के पिछलग्गू देश है, भारत के सोने को फ्रीज करा सकता है, क्योंकि उनके पास सोना रखा हुआ है और भारत को उनके कहे अनुसार निर्णय बदलने पड़ेंगे, क्योंकि भारत की जो गर्दन होगी वो किसके हाथ में होगी? उन देशों के हाथ में होगी। तो अब भारत चाहता है कि हम अपना सोना, हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपने सोने को अपने पास रख सकते हैं, इसलिए भारत लगातार वहां से सोने को मंगा रहा है। अब विदेशी संस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिए भारत क्या कर रहा है, अपने सोने को अपने पास मंगा रहा है। ठीक है, अगर बात करूं मैं, भारत के पास कुल सोना कितना है? भारत के पास कुल सोना कितना है? तो 800 टन। कितना है? 880 टन है। कितना? 880 टन। ये वो सोना है जो हमारे RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 के एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1937 तक इसका मुख्यालय कहां पर था? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और फिर 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया। इसके जो पहले हेड थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और इसके पहले भारतीय हेड कौन थे? CD देशमुख इसके पहले हेड थे। तो इसके वर्तमान हेड कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, भारत के RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और किस क्रम के अध्यक्ष हैं, यानी कौन सा नंबर है उनका RBI के अध्यक्ष के तौर पर। अगर बात करूं इस 880 टन में से भारत में कितना है? भारत में कितना है? तो 75.8 टन। कितना? 575.8 टन भारत के पास है। ठीक है, अगर बात करूं विदेशों में कितना है, तो जो बचा है वो विदेशों में है, जिसमें कितना है? तो 290.37 टन। ये कितना है? विदेशों में है। अगर बात करूं मैं मार्च 2025 तक, 25 से और सितंबर तक, तो भारत ने कितना? लगभग 64 टन सोना अपना वापस मंगा लिया है। 64 टन वापस मंगाया है। अगर मार्च 2023 से बात करूं, 2023 से अब तक कितना सोना भारत मंगा चुका है वापस? तो अब तक कितना सोना मंगा चुका है? 274 टन मंगा चुका है। 274 टन मंगा चुका है, यानी लगभग 575 भारत के पास अब है, जिसमें से 274 पिछले एक साल में मंगाया गया है। अगर मैं इसमें से 274 निकाल दूं तो लगभग 300 टन बचेगा। 300 टन और ये इसमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 200, 200, 400, तो ये लगभग 564 टन हो जाएगा। यानी 564 टन भारत का पहले 2023 से पहले, यानी 2 साल पहले ये कहां पर रखा हुआ था? विदेशों में था। वो भारत के पास सिर्फ 300 टन था, लेकिन अब भारत ने इसको पलट दिया है, अब 575 है
और कुछ दिन में भारत सारा सोना अपने पास कर लेगा और यब देखना पाकिस्तान का क्या हाल करेगा भारत। ठीक है, चलिए, तो ये आरबीआई होगी और ये सोना वापस आते हुए भारत का। चलिए, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? तो ये मानेसर गुरुग्राम में, मानेसर जहां पर एनएसजी का मुख्यालय है वहां पर किया गया है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो समुद्र शक्ति मैंने आपको बताया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया किया जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सा मानद रैंक दी गई? अभी ये सूबेदार थे, अब इनको क्या बना दिया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? तो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। हाल ही में 2025 के लिए FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे अनंत गोयनका जी, अनंत गोयनका जी हाल ही में बने। क्वेश्चन नंबर 9, नया आधार ऐप किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अभी क्या है, नया जो आधार ऐप है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी पिन की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे यहाँ UIDAI जो क्या है, आधार बनाने वाली संस्था है, आधार निर्माण करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो UADI। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो UADI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, अब इसने क्या किया है, नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी पिन की क्या की गई है, सुरक्षा दी गई है। ठीक है, आप क्या आधार को अपग्रेड करके ये सुरक्षा प्रदान की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपने मिशन पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो भारत ने भी किसके साथ किया है? तो हमारे जो अमीन मुताकी थे अफगानिस्तान के, वो यहाँ पर आए थे, तो तभी भारत ने क्या कर दिया था, ये समझौता कर दिया था। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 भारत है और सबसे शक्तिशाली किसका है? तो सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये हैदराबाद में खोला जाएगा। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज भारत की कौन सी महिला को मिला है? तो ये जो हमारा शेरी सिंह जी हैं। कौन है? शेरी सिंह। क्या है? मिसेज हैं यानी शादीशुदा हैं, और क्या है? शेरी है। शेर बोले तो महिलाओं में शेर, शेरी। पता नहीं इनके पति का क्या हाल होता है। हाल ही में वरुण बेरी की जगह ब्रिटानिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? हम जो ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाते हैं उनके अभी CEO नए नियुक्त हो चुके हैं और उनका नाम है रक्षित हर्गवे। रक्षित हर्गवे जी हमारे ब्रिटानिया के नए CEO हैं। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, ब्रिटानिया खा के एकदम हष्ट-पुष्ट और खुशहाल हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे उन तक भी हमारी सूचना और हमारे प्रयास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।